अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक्स हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स एंड चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है दैट विल बी लॉरेंट्ज़ फोर्स, उसके बाद चार्ज टू मास रेशो, देन चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी डेरिवेशन हमने करनी है लॉरेंट्ज़ फोर्स। अब लॉरेंट्ज़ फोर्स का कंसेप्ट जो है ये कहाँ से है? इससे पहले हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो तरह की फ़ोर्स को स्टडी कर चुके हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा या उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तब उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स एक्ट करती है और वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में मूव करता है। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करेगा। ये चीज़ इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम इस चीज़ को भी स्टडी कर चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो तब उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है जो कि उस चार्ज की वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम यहाँ पे हम नई चीज़ जो नया कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में एंटर हो जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो उस वक्त उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इसको हम स्टडी जो है वो अगर हम करें तो वो किस तरह करना है जी। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट देन द टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में एंटर हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों तो उस वक्त उस पर जो टोटल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स और इस फोर्स को हम बोलेंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स। और यहाँ पे ये डायग्राम में भी देखा जा सकता है एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब ये अपवर्ड मूव करेगा और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि डॉट कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ की गई है जो कि हमें ये बता रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है। तो आउट ऑफ द बोर्ड है तो इसके लिए हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन आती है तो वो हमारे पास आती है डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब ये अपवर्ड मूव करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी तब ये डाउनवर्ड मूव करेगा और अगर दोनों फील्ड यहाँ पे मौजूद होगी तो तब इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फिर हमें बताएगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी तब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा होगी तब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तब ये चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। मैथमेटिकली इसका फार्मूला जब हम राइट करते हैं तो इट इज़ F इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है और एफ बी मैग्नेटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Q इंटू ई वेयर ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इससे पहले रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं दैट इज़ एफ बी इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट टोटल फोर्स का जो फार्मूला राइट करेंगे दैट विल बी F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसको हम इस तरह बी राइट कर सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब इसमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो तब भी एक्ट करेगी चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो या मूव कर रहा हो, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उसी वक्त एक्ट करती है जब चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव करे, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। तो अब हम इस सिचुएशन को इस तरह स्टडी करेंगे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी ऐसे रीजन पे जहाँ पे दोनों फील्ड्स मौजूद होंगी। और इसकी एक और बात हम इसमें जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करती है और ये वर्क डन के बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला भी ड्राइव किया था दैट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
और ये वर्क डन के केसेस दो तरह के थे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी हो सकता है और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करती, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि इससे पहले हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की सिमत में होगी। तो इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री आ गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90 डिग्री होता है तो तब वर्क डन ज़ीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करती, इसीलिए इसको सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल को अपने पास से डिफ्लेक्ट करती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा, तो इसको ये डिफ्लेक्ट भी करती है और इस पर फिर वर्क डन भी करती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अपने पास से हट भी जाता है, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव भी करता है। तो वर्क डन प्लस या माइनस है उसमें हमारे पास आ जाएगा। जबकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करती क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्ट करती है और 90 डिग्री के केस में एंगल ज़ीरो हमारे पास आ जाता है उसका आंसर, तो वर्क डन परफॉर्म नहीं होता। खैर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमारे पास आगे भी आएगी, उस चीज़ को भी हम जाके देखेंगे। चार्ज टू मास रेशो, अब ये क्या चीज़ है? तो ये हमें नाम ही बता रहा है कि ये किसी भी पार्टिकल के चार्ज का उसके मास के साथ रेशो है। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स चार्ज बाय इट्स मास। किसी भी पार्टिकल के चार्ज को अगर इसके मास के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो आती है। तो यहाँ से हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि ये हमें कहाँ पे इसकी जो है वो फिर ज़रूरत महसूस होगी। इट इज़ आल्सो, इसमें एक और बात हम अंडरस्टैंड कर लें कि इसको हम स्पेसिफिक चार्ज बी बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल का हम स्पेसिफिक चार्ज बी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम राइट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁹ कूलम और इसका मास है 9.1 10⁻31 kg। और जब इन दोनों को डिवाइड किया तो इट इज़ इक्वल टू 1.75 10⁻11 कूलम्स पर kg। और ये कहाँ यूज़ हो रहा है? जैसा कि इससे पहले भी आपको मैं ये बता रहा था कि ये यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, CRO ट्यूब्स में, एक्सेलरेटर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में चार्ज टू मास रेशो को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो हो तो हमारे पास उसका चार्ज भी हो कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो फिर उसका मास फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, अब इनका मास फाइंड करना इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ये मेथड आएगा जो कि हमने अभी स्टडी भी करना है और ड्राइव भी करना है इसके लिए फार्मूला, तो हम चार्ज टू मास रेशो किसी भी पार्टिकल की फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मास रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा मास रिक्वायर्ड नहीं होगा। जब चार्ज टू मास रेशो हमारे पास आ गई और हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, और अगर कोई और पार्टिकल, कोई हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल है या हमारे पास प्रोटॉन है, उसकी चार्ज टू मास रेशो हमारे पास आ चुकी है और उसका चार्ज भी हमें पता है, तो उसका मास फाइंड किया जा सकता है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है जी, इसकी वेलोसिटी v है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट की है। कोई भी रीजन है हमारे पास जो ऑपरेटर्स होगा वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें पता होगा कि हमने कितनी स्ट्रेंथ अप्लाई की है। तो चार्ज पार्टिकल की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसमें परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर क्यों प्रोजेक्ट करेंगे? इसमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम एक्ट करेगी और इसकी वजह से फिर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव भी करेंगे। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये क्रॉस कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ की गई है जो कि हमें ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इलेक्ट्रॉन बीम एंटर हो रही है। अभी सिर्फ आप अपवर्ड जो ग्रीन कलर का एरो है जो टॉप पे है, सिर्फ उसको आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हमारे पास
लेफ़्ट टू राइट ये एंटर हुई है। जैसे ही लेफ़्ट टू राइट एंटर हुई है तो फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड आएगी, जो कि राइट हैंड रूल से कैलकुलेट की जा सकती है। जो कि रूल हमें क्या बताता है जी, कि अगर आपका थंब वेलोसिटी को बताए और आपकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताएं तो पाम पे आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स को बताएगा। अब यहाँ पे इस रूल को जब अप्लाई किया गया है तो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये राइट साइड को है, तो थंब हमारा राइट साइड को होगा, हमारी फिंगर्स टुवर्ड्स द बोर्ड होंगी। आपके पास अगर फ़ोन है या कोई लैपटॉप है तो आपकी फिंगर्स मोबाइल की तरफ होंगी, आपका जो थंब है ये राइट हैंड का ये राइट साइड की तरफ होगा, तो पाम पे आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से आपके माइंड में शायद आ रहा है कि तो फिर फोर्स तो ऊपर को होनी चाहिए, फोर्स डाउनवर्ड क्यों है? फोर्स डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि ये कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स ऑपोजिट आती है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स डाउनवर्ड आएगी, तो ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर मौजूद है, फिर इसके ऊपर एक्ट करेगी, जो कि इसे फिर सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, और फिर ये डिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा सा फिर आगे जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अगेन एक्ट करेगी और ये फिर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट करेगी। तो ये कॉन्टीन्यूसली मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, जो कि इसके नॉर्मली इसके स्ट्रेट लाइन पाथ को नॉर्मली बेंड कर देगी एक सर्कुलर शेप में। और यहाँ पे हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रही है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट लाइन में आएगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन है हमारे पास उसमें एंटर होगी तो ये साथ ही इसमें सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो फार्मूला है जी इसका हमारे पास F = QVB sin थीटा, और Q हमारे पास E है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और एंगल 90 डिग्री है, sin 90 = 1, FB = EVB, और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रही है, तो हम ये भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं EVB = mv²/r। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी दोनों तरफ है तो एक वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाएगी, तो चार्ज टू मास रेशियो विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय b × r। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो हमने फाइंड करनी हो तो हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। चार्ज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, और रेडियस उसके पाथ का रेडियस। इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है वो नहीं है, यहाँ पे उस पाथ का रेडियस है। तो अब दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की है इसकी स्ट्रेंथ तो हमारे पास होगी। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है ये हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी और उसके पाथ का रेडियस क्या है। जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका रेडियस क्या है। अब इन दो के लिए हमने काम करना है। तो इक्वेशन में हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो इक्वल्स टू V/B × r, तो वेलोसिटी और रेडियस के लिए हमने काम करना है। तो रेडियस ऑफ द पाथ को जो हम फाइंड कर सकते हैं वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम एक गैस को लो प्रेशर पे फिल कर देंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन बीम सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगी तो ये मूव करते हुए उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड भी करेगी, जिसकी वजह से वो उसके मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देगी। जब वो मॉलिक्यूल्स डी एक्साइट होंगे तो वो डी एक्साइट होने के बाद लाइट प्रोड्यूस करेंगे। वो लाइट प्रोड्यूस क्यों करेंगे, ये हमारे पास अगली एक फिज़िक्स की ब्रांच आएगी जिसमें हमने वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी ब्रांच है, उसमें हमने इस चीज़ को डील भी करना है, स्टडी भी करना है कि इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है हमारे पास। तो खैर अभी तक के लिए आपने सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रॉन बीम सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करती जाएगी और उनको एक्साइट करती जाएगी, और जब वो डी एक्साइट होंगे तब वो लाइट एमिट करेंगे विजिबल फॉर्म में, और इस पाथ को, ये सर्कुलर पाथ को हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये सर्कुलर पाथ जो बनाएंगे उसको देखा जा सकता है। और ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का पाथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको देखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्केल भी होगा, तो हम इस ब्लू कलर के पाथ का डायामीटर फाइंड कर सकते हैं, फिर डायामीटर को हाफ करके रेडियस फाइंड किया जा सकता है। तो अब हमारे पास रेडियस आ चुका है,
और एग्जांपल के तौर पे हम यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, मोस्टली हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ली जाती है और हाइड्रोजन गैस ब्लू कलर की जो वो रिंग है वो हमें देती है। इस रिंग का डायमीटर फाइंड करके रेडियस फाइंड किया जा सकता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करने के लिए हम टेक्निक ये यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यही उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने अप्लाई किया है, इक्वल्स टू हाफ mv²। m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v² इक्वल्स टू 2ev/m और इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2e/m। अब वेलोसिटी को देखें तो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हमें इसका पता है जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, v पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया जब इलेक्ट्रॉन बीम हमने प्रोजेक्ट की थी ये भी हमें पता होगा, और m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें पता होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। इससे प्रीवियस हम रेडियस भी फाइंड कर चुके हैं, तो वो दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके चार्ज टू मास रेशो फाइंड की जा सकती है। खैर एक ओवरऑल फार्मूला भी बनाना चाहें तो वो भी बनाया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 की स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। चार्ज टू मास रेशो का जो प्रीवियस फार्मूला था उसकी हमने स्क्वेयरिंग कर ली, E²/m² इक्वल्स टू v²/b² इंटू r²। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 में v² की वैल्यू जो कि इससे अबव हमारे पास मौजूद है वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो वो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा E²/m² इक्वल्स टू 2ev/m डिवाइडेड बाई b² r²। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चार्ज टू मास रेशो जो हमारे पास आएगी दिस विल बी इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई b² r²। अब इस फाइनल फार्मूला को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। तो 2 कांस्टेंट है, v पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया है हमें पता होगा, b मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये भी हमें पता है क्योंकि ये भी हमने खुद अप्लाई की है, और r² रेडियस है, इसके लिए टेक्निक पहले हम देख चुके हैं। तो यहाँ से चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की फाइंड की जा सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन की नहीं, ये किसी की भी। अब देखें जैसा कि इससे पहले मैंने कहा था कि पार्टिकल का मास फाइंड करना हो तो चार्ज टू मास रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमें मोस्टली पार्टिकल का जो चार्ज है वो पता होता है। जिस तरह प्रोटॉन है या अल्फ़ा पार्टिकल है उसका चार्ज हमें पता है। तो चार्ज टू मास रेशो हम फाइंड करके उसका मास फाइंड कर सकते हैं। और हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और उसके बाद उनके पाथ का रेडियस चाहिए होगा कि जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट करके चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।